एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास ये एक चेकलिस्ट है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, इस चेकलिस्ट के माध्यम से हम आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये चेकलिस्ट में 4 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आपके पास अभी पेन एंड पेपर है तो थोड़ा पेन एंड पेपर ले लीजिए और यहाँ पर कुछ बातें आपको नोट डाउन भी करना पड़ सकता है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिए। तो अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है तो आपको क्या करना होगा। 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जो ज़रूरी बातें हैं उनको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपको करना है कि आपको देखना होगा कि कितना रिस्क है। आपका कार्ड तो खो गया है, वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको सबसे पहले एक रिस्क असेसमेंट करना होगा कि क्या आप सेफ हैं या फिर आप डेंजर जोन में चले गए हैं, ये आपको देखना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद करने का प्रयास कीजिए कि लास्ट टाइम अपना कार्ड आपने कब यूज़ किया था, कब आपने अपने कार्ड को देखा था, एटीएम कार्ड को देखा था। थोड़ा यहाँ पर आपको सोचिए, थोड़ा इसको याद करने का प्रयास कीजिए। और एक सवाल है, एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो सवाल यह है कि क्या आपका एटीएम कार्ड किसी गलत हाथों में जा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आप सोचिए। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं और सोचिए कि क्या आपका एटीएम कार्ड किसी गलत हाथ में जा सकता है। यानी कि अगर आपका एटीएम कार्ड घर पर ही कहीं रखा हुआ है तो हो सकता है घर पर ही कहीं रखा हुआ है और आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि किसी गलत हाथों में ये ना जाए। लेकिन अब मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं जा रहे थे, वहाँ पर आपका कार्ड कहीं पर गिर गया या फिर सामान के साथ चोरी हो गया, तो वो तो गलत हाथों में जाएगा ही जाएगा। तो इस सवाल का जवाब या तो यस हो सकता है, या तो नो हो सकता है, या तो पता नहीं हो सकता है। तो अगर आपका जवाब यस है तो आप डेंजर जोन में हैं। और डेंजर जोन में है तो क्या करना है, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आपका जवाब नो है, घर पर कहीं आप रख कर भूल गए हैं तो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत है इसलिए आप अभी देख रहे हैं, तो ठीक है, इसका जवाब नो है तो आप सेफ हैं। और अगर इसका जवाब पता नहीं है तो भी आप डेंजर जोन में चले गए हैं, क्योंकि आप ठीक से बता नहीं सकते कि आपका जो कार्ड है वो गलत हाथों में जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आजकल कई तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आपको इस तरह से रिस्क असेसमेंट कर लेना है। तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे कि आप सेफ हैं या फिर आप डेंजर जोन में चले गए हैं। अगर आप सेफ हैं तो चेकलिस्ट के आगे के जो हम पॉइंट्स बात करेंगे वो आप आराम से अपना समय लेकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप डेंजर जोन में चले गए हैं, डेंजर जोन में हैं, तो आगे के पॉइंट्स जो हैं, चेकलिस्ट के जो आगे के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको जितना जल्दी हो सके पूरा करना है। किसी भी तरह का नेग्लिजेंस, किसी भी तरह का लापरवाही आपको नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू है, थोड़ा सा क्या है इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए, चेकलिस्ट का ये फ़ायदा होता है। हाँ देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कि आपको अपना अकाउंट का बैलेंस देख लेना है। चेक योर अकाउंट बैलेंस। आपका जो एटीएम कार्ड खोया है वो किसी भी तरह से मिसयूज़ हो सकता है, तो आपको एक बार अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेना चाहिए। अगर आप कोई यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे या गूगल पे या कोई मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप अपना जो बैलेंस है अकाउंट का चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट 10 ट्रांजैक्शन मिनी स्टेटमेंट भी थोड़ा देख लीजिए कि कहीं कोई पैसा इधर उधर तो नहीं हुआ है। और अगर आपके पास कोई यूपीआई ऐप या मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो आप बैंक ब्रांच में अपना पासबुक लेकर जाएं और वहाँ पर अपडेट करा लें। और एक बार ये एंश्योर हो जाएं कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो पैसा कुछ इधर उधर नहीं हुआ है, 1 रुपया भी आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो आप थोड़ा एक बार उसको देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप सेफ हैं तो ये काम आप अपना समय लेकर कर सकते हैं। एक सेकेंड सॉरी। हाँ, अगर आप सेफ हैं तो ये काम आप अपना समय लेकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेंजर जोन में हैं तो ये काम आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको पूरा करना है। तो आप अपना अकाउंट बैलेंस जरूर चेक कर लें और मिनी स्टेटमेंट भी थोड़ा उसको देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चेकलिस्ट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो कार्ड आपका खो गया है उसको ब्लॉक कराना होगा। एटीएम कार्ड तो आपको खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो उसको आप ब्लॉक करा लीजिए ताकि किसी भी तरह का परेशानी ना हो। अब तक तो आप चेकलिस्ट का पॉइंट 1 पॉइंट 2 पूरा कर चुके हैं। आपने अकाउंट बैलेंस भी देख लिया और देखा कि वहाँ पर ठीक है सब कुछ। हाँ, यहाँ पर एक और बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आपने अकाउंट बैलेंस चेक किया और आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है
तो आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉड हो गया होगा तो आप क्या कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात है, एक ज़रूरी बात है, आरबीआई का एक गाइडलाइन होता है कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको 72 आवर्स के अंदर अपने बैंक को रिपोर्ट करना है। अगर आप 72 आवर्स के अंदर अपने बैंक को फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं तो आपको अपना पैसा रिफंड मिल सकता है, इसकी संभावना है। बैंक की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और आपको अपना पैसा रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर आप 72 आवर्स के बाद कंप्लेंट करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सारा जो परेशानी है आपको ही झेलनी पड़ेगी और बैंक की तरफ से आपको कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन ये साफ साफ कहता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपना बैंक अकाउंट बैलेंस एक बार आप जरूर चेक कर लें। सॉरी। उसके बाद देखिए आपको अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराना होगा। तो ब्लॉक कराने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेल्पलाइन नंबर पर, बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं, या फिर आप बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर अपना कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। तो बैंक ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर आप कार्ड कैसे ब्लॉक कराएंगे, इस पर वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल है जो बार बार आता है कि आप तो अपना जो एटीएम कार्ड है उससे फ़ोनपे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, तो कार्ड को ब्लॉक करा लेंगे तो उन सब का क्या होगा, उन सब यूपीआई ऐप्स का क्या होगा। तो देखिए यूपीआई ऐप में जो आपका यूपीआई आईडी बना हुआ है, आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कार्ड को ब्लॉक कराएं या कुछ भी करें। लेकिन अगर आप वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप फ़ोनपे वॉलेट में डेबिट कार्ड से पैसा लोड करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, कार्ड तो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आपका यूपीआई आईडी चलता रहेगा, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपको कार्ड को ब्लॉक करा लेना है। कार्ड को ब्लॉक कराने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस बात को जरूर इंश्योर कर लें कि आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए आप बैंक ब्रांच में गए, वहाँ पर आपने अपना कार्ड ब्लॉक कराने के लिए कहा, तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस मिल जाना चाहिए कि योर कार्ड हैज़ बिन ब्लॉक्ड। इस तरह का मैसेज आपको जरूर रिसीव होना चाहिए। अगर आपको ये मैसेज रिसीव नहीं हुआ है तो 48 आवर्स के बाद एक बार आप ये कंफर्म जरूर कर लें, बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी और जो एनुअल चार्जेस हैं कार्ड के वो कटते रहेंगे। फिर आगे हम आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास है, आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें आपको नए कार्ड के लिए अप्लाई करना है। नए कार्ड के लिए आप मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ से आप नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नए कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा आप पेपर वर्क करके जाएँ, एक एप्लीकेशन लिख लें, अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और उस एप्लीकेशन को लेकर बैंक ब्रांच में जाइए, ताकि वहाँ पर आपके दोनों काम हो जाए, आपका कार्ड ब्लॉक भी हो जाए और नया कार्ड के लिए अप्लाई भी हो जाए। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर न्यू एटीएम कार्ड। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ, उसके बाद बैंक का नाम लिखिए, एंड माई अकाउंट नंबर इज, उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई एटीएम कार्ड, द कार्ड हैज़ बीन मिसप्लेस्ड समवेयर एट माई होम, एट माई हाउस। तो इस तरह से आप लिख दीजिए कि घर पर ही कहीं मुझसे ये मिसप्लेस हो गया है कार्ड, कहीं पर मैं रख कर भूल गया हूँ। देखिए इसको आप लिखेंगे तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको फिर एफआईआर वगैरह का झंझट नहीं लगेगा। अगर आप लिखते हैं कि मैं कहीं पर ये चोरी हो गया है तो फिर आपको एफआईआर करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे या फिर आप प्रॉपरली बताना चाहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट नाउ, ये मुझे अभी मिल नहीं रहा है, खो गया है, मिसप्लेस हो गया है। फिर आगे, फॉर सेफ्टी रीजन्स काइंडली ब्लॉक माई एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि कार्ड को ब्लॉक कराना है, ये हमने यहाँ पर बता दिया। आगे, फर्दर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी ए न्यू एटीएम कार्ड एट द सूनेस्ट। तो जितना जल्दी हो सके नया एटीएम कार्ड के लिए यहाँ पर इशू कराने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। फिर आगे, एंड इफ़ पॉसिबल काइंडली इशू ए नॉन पर्सनलाइज वन एज आई नीड इट अर्जेंटली। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि देखिए एटीएम कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो वो मिलने में आपको फिर
एक महीना लग जाता है, 15-20 दिन से लेकर एक महीना तक लग जाता है। और कभी कभी बैंक का चिप का शॉर्टेज की वजह से तो एक महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन अगर आपको एटीएम कार्ड तुरंत चाहिए तो एक काम आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि नॉन पर्सनलाइज कार्ड के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन पर्सनलाइज कार्ड में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये देखिए मेरे पास ये पीएनबी का कार्ड है। इसके फ्रंट में अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इसमें कोई भी, ये थोड़ा सा यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा है, हाँ, इसमें देखिए कोई भी नाम वगैरह लिखा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इसमें तो नंबर भी नहीं है, नंबर तो इसके पीछे लिखा हुआ है, कार्ड नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नॉन पर्सनलाइज कार्ड में क्या होता है कि आपका नाम लिखा नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन पर्सनलाइज कार्ड कहा जाता है। इस तरह का कार्ड बैंक में अगर स्टॉक में है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। तो इस एप्लीकेशन में इसको इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आगे हम लिखेंगे आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विथ एप्लीकेबल चार्जेस। तो जो भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि देखिए आप नया एटीएम कार्ड लेंगे तो उसका एक चार्ज होता है। पहली बार आपने जो एटीएम कार्ड इशू कराया था अकाउंट खोलते समय, वो तो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन बाद में अगर आप दूसरा एटीएम कार्ड, नया एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसका सर्विस चार्ज लगता है। तो वो यहाँ पर आपने ऑथोराइज कर दिया है कि अपना आपके अकाउंट से काट दिए जाएँ। ये सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे तो बैंक में फिर आपसे कहा जाएगा कि, एक सेकेंड, हाँ, तो ये सेंटेंस अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर बैंक में आपसे कहा जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आप हमारा फॉर्म भर दीजिए। तो इस एप्लीकेशन को इस तरह से प्रॉपरली हमें लिखना होगा ताकि इसी से हमारा काम हो जाए और बैंक में कोई फॉर्म वॉर्म हमें भरना ना पड़े। तो देखिए इसमें हम आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विद एप्लीकेबल चार्जेस, आई हैव एनक्लोज्ड ए कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आई हैव एनक्लोज्ड ए कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो कॉपी कर लेना है आधार कार्ड का और उसको इसके साथ अटैच कर देना है ताकि किसी भी तरह का परेशानी ना हो। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे योर सिंसियरली। उसके बाद आपको साइन कर देना है। साइन आपको वही करना है जो आपका अकाउंट में है। उसके बाद नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लेकर बैंक ब्रांच में जाएंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपका कार्ड ब्लॉक भी हो जाएगा, नया कार्ड के लिए अप्लाई भी हो जाएगा, और अगर नॉन पर्सनलाइज एटीएम कार्ड अवेलेबल होगा तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो सारे पॉइंट्स को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक रिस्क असेसमेंट करना होगा और देखना होगा कि आप रिस्क में हैं, सेफ में हैं या फिर डेंजर जोन में हैं। उसके बाद आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 3, गेट द कार्ड ब्लॉक्ड, कार्ड आपको ब्लॉक करा लेना है। और पॉइंट नंबर 4, अप्लाई फॉर ए न्यू कार्ड। तो इस तरह से आप एक चेकलिस्ट पूरा कर सकते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है तो आप ये काम पूरा कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, फ्रॉड के चांस भी नहीं रहेंगे। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।